स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर गए, लौट आए। उनके जाने और आने के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती है, कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होती है, औपचारिक भेंट भी हुई। 45 मिनट तक प्रधानमंत्री से बातचीत हुई और खास बात यह है कि प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है, ये बात निकलकर सामने आई। लेकिन सुर्खियां क्या बनी? अब देखिए, सियासत में जो होता है वो तो खबर है ही, जो नहीं होता है वो ज़्यादा बड़ी खबर बन जाती है। ऐसे में कई सारी बातें विपक्ष की तरफ से कयासों के तौर पर कही गई और इधर जितनी विजयी मुस्कान के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से लौटे हैं, इतना तो साफ है कि कोई तो ऐसा टास्क था जिसे वो कंप्लीट कर आए हैं। अटका हुआ कोई तो ऐसा पोर्शन है जो सुलझा है। संभवतः वो प्रदेश के विकास से ही जुड़ा होना चाहिए। हम यही मान रहे हैं, नहीं तो विपक्ष की जो कयास है उनको बल मिलता जाएगा। ऐसे में आज ये चर्चा हमने बुलाई है। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मेरे साथ बीजेपी की ओर से लक्ष्मीकांत पारीक जी हैं, विपिन भारद्वाज राजनीतिक विश्लेषक हैं और कुछ ही देर में कांग्रेस के गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। लक्ष्मीकांत जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि घर का कोई बच्चा कोई बड़ा गिफ्ट मांग लेता है कि बोले इस बार ना मुझे बर्थडे पर ये दिलाना। कई बार परिस्थितियां बन जाती हैं, कई बार परिस्थितियां नहीं भी बन पाती हैं। अब मैं यही जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री वहां पर गए तो सिर्फ वैसा कोई आश्वासन लेकर आए जैसा हम अपने बच्चों को दे देते हैं कि हाँ बेटा हम उस समय दिलवा देंगे, या सचमुच कुछ ठोस हुआ है? राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाकर माननीय प्रधानमंत्री मुलाकात की। माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान की विकास यात्रा के बारे में अवगत कराया, राजस्थान की आवश्यकताओं के बारे में अवगत कराया। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ माननीय कृषि मंत्री जी से मिले और कृषि मंत्री जी से उन्होंने नरेगा के लिए 4,387 करोड़ रुपए जो राजस्थान के हैं वो राजस्थान को दिए। माननीय कृषि मंत्री जी को राजस्थान की बारिश के बारे में अन्य विषयों पर बड़ी चर्चा की। राजस्थान में तारबंदी खेती कैसे हो पाए, कैसे विज्ञान का निर्माण हो पाए, किस प्रकार से राजस्थान कृषि का परिदृश्य बदल पाए, उन सबको लेकर गंभीर चर्चा की। माननीय खट्टर साहब से मिले, ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय वित्त मंत्री जी से मिले, तथा ईआरसीपी में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राजस्थान का था। पाटिल साहब से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी भावी पक्ष पर रखा। वो समझता ईआरसीपी का प्रोजेक्ट जिस प्रकार से, जिसको हम राम सेतु प्रोजेक्ट कहते हैं, वह राम सेतु प्रोजेक्ट जिस प्रकार राजस्थान के लिए यदि एक मैं कहूँ कि जीवन की धारा बन जाएगा, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से अपनी बात को वहां कर जाकर रखा, उस प्रोजेक्ट को जिस प्रकार से केंद्र सहायता मिलनी चाहिए, उन सबको गंभीरता चर्चा की है। राजस्थान लेकिन सवाल यही है कि मतलब ठोस अभी सारी चीजें आश्वासन के तौर पर, मतलब तसल्ली के तौर पर लेकर आए हैं या कुछ और भी है? देखिए, मैंने बताया 4,387 करोड़ तो आपको नरेगा के मिले ही मिले हैं। इसका मानिए देखिए, कई सारी बातें स्वप्न, आप तो पुराने पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, और आप सब जानते हैं कि सभी चीजें समयबद्ध तरीके से मीडिया के सामने और जनता के सामने आती है। बंद कमरों की चर्चाओं को यदि लगातार आप जासूसी के माध्यम से तो शायद स्वप्न निकाल सकते हैं कहीं से, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, लेकिन मेरा सामान्य कार्यकर्ता इस विषय को लेकर चर्चा करे कि अंदर बंद कमरे में क्या बात हुई, तो मुझे लगता है तो फिर क्या कारण है? देखिए, हमने देखा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बार बार दिल्ली जाते हैं, हर कोई उन्हें एंटरटेन भी करता है, वो कुछ ना कुछ ले आते हैं। तो जो पिछले सीएम थे वो जाते नहीं थे इसलिए नहीं मिलता था, या ये सीएम बीजेपी के हैं और जाते हैं इसलिए मिल जाता है? क्या चक्कर है? देखिए, अशोक गहलोत की ताकत थी कि राजस्थान की बात को दिल्ली में कह सके। माननीय भजनलाल शर्मा की ताकत है कि राजस्थान की बात को दिल्ली में जाकर बेहतरीन तरीके से कह पा रहे हैं, मंत्रियों से मिल पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मिल पा रहे हैं और अपनी बात को रख पा रहे हैं। माननीय गहलोत साहब ने कभी ऐसा प्रयास ही नहीं किया। उसके पीछे एक हेतु था, क्योंकि माननीय गहलोत साहब लगातार 5 वर्षों सत्ता के संघर्ष में, मैं जिसे कहूँ कि मुगलिया संघर्ष में फंसे रहे। माननीय पायलट साहब और माननीय गहलोत साहब की खींचतान राजस्थान की जनता को याद है। जब आपको सत्ता का संघर्ष करना पड़ रहा हो, आपको अपनी पार्टी के लोगों से ही सत्ता बचाने का प्रयास करो, तो आपको दिल्ली जाकर डबल इंजन को भी इतनी बार बताना पड़ता है क्या? डबल इंजन को भी इतनी बार बताना पड़ता है क्या? इतनी अटेंडेंस देनी पड़ती है क्या? ये अटेंडेंस नहीं है, ये राजस्थान की बात को दिल्ली में कहने का विषय है। राजस्थान की बात को दिल्ली अब दूर नहीं, आज 5 प्रदेश, कल सारा देश, और निश्चित मान के चलिए आज सारा देश राजस्थान, हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो माननीय प्रधानमंत्री के पास जाकर राजस्थान की बात को रखने का साफ और बार बार अपनी बात को जाकर कहने, राजस्थान की छोटी से छोटी बात पर। लक्ष्मीकांत भाई, एक सवाल थोड़ा सा मैं ये लेना चाहता हूँ। इतनी ज्यादा बार भजनलाल दिल्ली जाते हैं कि विपक्ष तो तंज कसने लगा है।
दूसरी बात यह है कि उनका वहां पर जाना, मनरेगा के पेटे में एक बड़ा अमाउंट निकाल लाना और उसके अलावा कई आश्वासन लाना, ये सब हेडलाइंस बने ही नहीं। हेडलाइंस बनी वसुंधरा राजे की मुलाकात, हेडलाइंस बनी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। इस पर क्या सोचते हैं आप लोग? तो अपने हेडलाइंस बनाने का काम तो आप लोगों का है, हमारा काम और मुख्यमंत्री का काम तो राजस्थान के विकास से तो गति देना। मैं अच्छी तौर पर मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा होगा जो दिल्ली नहीं जाता होगा। यदि फहरिस्त लंबी करूं, यदि मैं एक फहरिस्त लंबी करूं, तो आज तो डिजिटल का जमाना है। डिजिटल के जमाने से पहले माननीय हरदीप जोशी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस जमाने में, और राजस्थान के दिल्ली दरबार की चाटुकारिता आपने दोनों बातों को बिल्कुल भी हवा नहीं दी। ना आपने वसुंधरा राजे पर कुछ बोला, ना आपने मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ बोला। स्मार्ट। मैं बिल्कुल, आपको तो शिवचरण माथुर जी को देखा, मैंने पाड़िया साहब को देखा है, तो माननीय गहलोत साहब को भी देखा है, और मैंने सुखाड़िया साहब की भी पलखियां इंदिरा जी के साथ मैंने पढ़ी है। ठीक है। तो मैं सीधे तौर पर कह सकता हूं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते तो दिल्ली जाकर राजस्थान के विकास की बात करते हैं, राजस्थान जनता की बात करते हैं और राजस्थान के भले की बात। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ प्रदीप चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस की ओर से। स्वागत है प्रदीप जी आपका। आप तो दिल्ली में ही हैं। जी नमस्कार। हम तो यहां से भापने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो दिल्ली में चीजों को देख रहे होंगे। लेकिन प्रदीप भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी सेंटर को मेल किया करते थे, पत्र लिखा करते थे, जाते नहीं थे, कुछ ला नहीं पाए। भजनलाल शर्मा जाते हैं, ले आते हैं। नहीं, सवाल देखिए, अशोक गहलोत जी ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि दिल्ली की राजनीति में बोडला जी और धनखड़ साहब दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक इशारा किया था, और इशारा करने के बाद जो स्थितियां बनी उसका परिणाम आपके सामने है। आप देखिए कि अब धनखड़ जी का जो इस्तीफा हुआ है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक उपराष्ट्रपति का इस्तीफे के कारण जज जाहिर नहीं हो रहे हैं। ना पार्टी ने बताया है, ना वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि वो जाट नेता हैं और ये दावा करते हैं कि जाटों के भी नेता रहे हैं। धनखड़ साहब ने तो अपने खत में खुद ही लिखा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चिकित्सकीय परामर्श मिला है। तो अपने विषय बदल रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लक्ष्मीकांत जी, बिल्कुल नहीं, विषय नहीं बदल रहा हूं मैं। आप कहते हो डिबेट करो, तैयार हो विषय को लेकर। नहीं लक्ष्मीकांत जी, मैं उस पर हुई नहीं, मेरा वो मसला ही नहीं है। लेकिन प्रदीप भाई, मैं ये कह रहा हूं कि धनखड़ साहब ने खुद बताया है। मुझे ये लग रहा है कि क्या हम जबरदस्ती तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदीप जी? लक्ष्मीकांत भाई प्लीज रुकिए ना, लक्ष्मीकांत भाई प्लीज रुकिए, क्या चर्चा करूं मैं? लक्ष्मीकांत भाई प्लीज रुकिए। मेरा डिबेट का टॉपिक धनखड़ है नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि प्रदीप भाई, थोड़े दिन पहले अशोक गहलोत ने ये भी तो कयास लगाए थे कि सीएम साहब जाने वाले, उनके खिलाफ साजिश हो रही है। कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ साजिश हो रही हो, वो सेंटर से इतना खुश होकर लौटता है क्या? क्या वो मनरेगा के लिए इतने बड़ा अमाउंट ला पाता है क्या? मैं अपनी बात पूरी करूं? हाँ बोलिए। तो मेरा ये कहना है कि आज केंद्र की भाजपा की राजनीति में राजस्थान के 5 नेता, मोदी, शाह, नड्डा जी और आप ये सब मिलकर के राजस्थान की राजनीति प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब चूंकि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का इस्तीफा बहुत संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ है, तो अब जाट राजनीति का प्रभावित होना निश्चित ही राजस्थान में एक मुख्य बात है, क्योंकि राजस्थान के जाट भाजपा की राजनीति से असहज हैं। आज भी 200 सीटों की भजनलाल शर्मा एक जनरल कैटेगरी से आने वाले व्यक्ति हैं, उनके जाने से जाट इशू को ना हवा मिलती है ना कुछ। धनखड़ जी की नजर प्रदेशी राजनीति पर सक्रियता बनी रहने की रही है। उन्होंने कोटा में जाकर एक कार्यक्रम में बिड़ला जी के अस्तित्व को शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन फिर कह रहा हूं, ये कयास है, ये शिकारगाह बन गया है, ये कयास बच्चों की जो आत्महत्याएं हुई उसको लेकर मैं ये कह रहा हूं, जहां कुछ नहीं है वहां से आप कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि एक लोकप्रिय सांसद जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी नहीं जाकर उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, उससे उनकी राजनीति है। प्रदीप भाई 2 मिनट प्रदीप भाई थोड़ा सा सुनिए, मेरी बात सुनिए। सवाल यह है कि प्रदेशी राजनीति में दोनों नेता जो अपना स्थान रखते हैं, अगर वो प्रदीप भाई भजनलाल शर्मा लेकर आए ना, मैं ये कह रहा हूं, आपकी नजर में भजनलाल शर्मा विकास का डोर खोलने में सफल रहे या नहीं रहे? वो दिल्ली से कुछ तो लाए ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लाए हैं। फिर उनके दिल्ली जाने पर इतनी आपत्ति क्यों?
डबल इंजन की सरकार है। सवाल है वसुंधरा मिली है, खबर तो ये है कि वसुंधरा प्रधानमंत्री से मिलकर आई हैं। इस पर भाजपा के स्थानीय नेता इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? सवाल इसी बात का मुझे है विचलन नहीं दिखा। चूंकि प्रदेश में जाट राजनीति से प्रभावित हो रहा है धनखड़ जी का इस्तीफा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जाट राजनीति को बैलेंस करने के लिए वसुंधरा जी मैंने कई बार यही कहा कि कई बार सियासत में जो नहीं भी होता है वो देखने की जरूरत होती है। क्यों भाग रहे हैं? नहीं, पर प्रदीप भाई, कई बार सियासत में जो नहीं भी होता है उसको दिखाया भी जाता है और देखने की जरूरत भी होती है, लेकिन कई बार वो कुछ निकलता भी नहीं है। इसमें प्रतिपक्ष शामिल नहीं है। ठीक है, जो कुछ हो रहा है स्थानीय और सत्ताधारी दल में हो ठीक रहा है प्रदीप भाई, तो आपकी बात आ गई। विपिन भारद्वाज, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। तो क्यों गए हैं? दो मिनट प्रदीप भाई, अब मैं आपको रोक रहा हूँ। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। विपिन भारद्वाज बचे हुए डिबेट में शामिल करने के लिए, मैं एक बार उनके पास चला जाऊँ। प्रदीप भाई, आपको प्लीज रुकना होगा। अब मैं विपिन, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझिएगा। जब मैं कंपैरिजन करता हूं, अशोक गहलोत ने भी लाख प्रयास किए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए प्रयास नहीं किया होगा। सेंटर के साथ उनकी पटरी नहीं बैठ पाई। क्यों नहीं बैठ पाई? एक तो आप जाते नहीं, मतलब अपने को कोई चीज चाहिए तो उसके लिए पीछे पड़ना पड़ता है ना। आप मेल करके या खत लिख के या फोन करके ऐसा नहीं हो सकता। अगर भजनलाल शर्मा पीछे पड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जितना मिलना है उससे थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा खींचने में शायद वो सफल रह रहे होंगे। राइट, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, भजनलाल शर्मा जी, देखिए यहाँ पे पूरा मुद्दा इस डिबेट का ये है कि भजनलाल शर्मा जी दिल्ली गए तो नरेंद्र मोदी से कितना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना खींच पा रहे हैं राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले स्टार्टिंग से ही नरेंद्र मोदी का सपोर्ट रहा है भजनलाल जी शर्मा को। स्टार्टिंग जैसे जब ERCP सिर्फ एक राज्य तक सीमित परियोजना थी, उसमें PKC, पार्वती कालीसिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को जोड़ के इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। उससे राजस्थान के 21 जिलों का हमेशा के लिए लगभग पानी की समस्या, चाहे सिंचाई की हो या पीने की, वो समस्या खत्म हो जाएगी। वहां से शुरुआत हुई कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। 70,000 करोड़ रुपए उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। 10% राजस्थान और MP मिलकर देंगे उसमें। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आउट ऑफ वे जाकर ज्यादा सपोर्ट कर रही है? देखिए, आउट ऑफ वे नहीं, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके फिर किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय परियोजना जब इसको घोषित किया गया है तो तब लाजमी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना पैसा आएगा। और दूसरी बात, भजनलाल शर्मा को अच्छी तरह पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एक लिमिट तक ही पैसा आ सकता है। तो इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छा काम करते हुए क्या किया कि अपने टेन्योर के स्टार्टिंग में ही राइजिंग राजस्थान समिट करी 2024 में। उसमें 35 लाख करोड़, क्योंकि उनको पता है कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी नहीं ला सकते। और चूंकि उनका लक्ष्य है कि राजस्थान की इकोनॉमी 10% के हिसाब से बढ़े और $350 बिलियन तक राजस्थान की इकोनॉमी को उनको ले जाने का उनका प्लान है, उनका टारगेट है। अब उसमें जब राइजिंग राजस्थान समिट हुआ तो 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, उसमें से 28 लाख करोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी पर हुए। उस पे जल्दी से जल्दी काम करने के लिए भजनलाल जी ने 3 बड़े सीनियर अधिकारियों को भी रिसेंटली इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हटा के एनर्जी सेक्टर में उनको डाला गया है, क्योंकि वो चाह रहे काम हो। तो नरेंद्र मोदी जी के पास गए, वहां से मनरेगा के लिए पैसा लाए या दूसरा लाए, ऑलरेडी दे आर डूइंग, जितना मैं एनालाइज कर पाया हूं, मुझे अभी तक कोई लूपहोल मिला नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा खींचना हो या फिर उद्योगपतियों से पैसा खींचना हो राजस्थान के लिए, अभी तक 35 लाख करोड़ के जो MOU साइन हुए थे राइजिंग राजस्थान 2024 में, उसमें से 3.25 लाख करोड़ का तो ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो चुकी है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सीएम साहब सिर्फ मनरेगा का पैसा निकलवाने के लिए गए होंगे। इतना काम तो वो यहाँ रह के भी कर सकते थे, उसके अलावा भी कुछ तो हुआ ही होगा। देखिए सर, मैं बताता हूँ, वहां पर 40 मिनट की मीटिंग हुई दोनों के बीच में, 45 मिनट की PM के साथ। हाँ, 45 मिनट्स की जो मीटिंग हुई थी, क्लोज मीटिंग थी, सिर्फ 2 लोगों के बीच में थी। तो जनरली जब 2 लोगों के बीच में मीटिंग होती है तो इमीडिएटली उसमें क्या हुआ वो बाहर नहीं आ पाता, तो सिर्फ कयास लगाए जाते हैं। तो कयास जो लगाए जा रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, भजनलाल शर्मा जी पर एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी जी ने चुना एज ए CM, जिसको किसी को आशा नहीं थी। तो जितना मैं एनालाइज कर पाया हूं, अभी तक मुझे कोई लूपहोल मिला नहीं है भजनलाल जी की नीयत में। अभी तक वो अच्छा काम कर रहे हैं, He is trying to prove himself, और उसके लिए जितना कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ पैसा खींचने की बात कोई छोड़िए, आप 176 से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए भजनलाल जी के राज में, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो इस तरह से हालांकि एक वो फर्जी डिग्री वाला मामला जरूर किरोड़ीलाल मीणा ने हाल ही में खोल दिया है। ये गले की फांस बन सकता है। बहरहाल लक्ष्मीकांत पारीक जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। लक्ष्मीकांत भाई, मुझे थोड़ा सा ना आप समझाने की कोशिश कीजिएगा। बार बार किसी CM को जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि जब सेंटर का बजट आता है तो उसमें राजस्थान के लिए स्पेसिफिकली कुछ अलग से अनाउंसमेंट्स तो होते नहीं है, तो फिर तो मजबूरी है CM की बार बार जाना, कुछ एक्स्ट्रा खींच कर लाना। हम तो इस नजर से भी उसे देख सकते हैं ना, इसमें तो कोई हेडलाइन की बात ही नहीं है, इसमें तो कोई मीडिया की बात ही नहीं है, ये तो सबके सामने है।
ये सब आपने अभी हेडलाइंस की और मीडिया की बात की। मैं समझता हूँ कि आपके हेडलाइंस आप क्या बनाते हैं ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है। मैंने अभी माननीय डॉक्टर प्रदीप साहब को सुन रहा था। माननीय प्रदीप जी जाट राजनीति की बात कर रहे हैं। मेरे को याद दिला दूं, जाट राजनीति ये राजस्थान के अंदर किसी समाप्त करने का प्रयास किया तो माननीय गहलोत साहब ने किया। मदेरणा परिवार को समाप्त करने की और राजनीतिक रूप से समाप्त करने का प्रयास किया तो माननीय गहलोत जी ने किया। मिर्धा परिवार को समाप्त करने का प्रयास किया तो माननीय गहलोत जी किया, चाहे नाथुराम जी मिर्धा, चाहे रामनिवास जी मिर्धा का परिवार। तो बताऊं, जाट राजनीति की चिंता यदि किसी को करनी है, जाट की राजनीति की चर्चा किसी को करनी है तो माननीय कांग्रेस को करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 36 को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। जाट और ब्राह्मण और राजपूत और ये वो इन सबको हमारी राजनीति का विषय नहीं है। हमारे राजनीति का विषय राजस्थान का संपूर्ण विकास हो, राजस्थान की नदियों में पानी बहे, राजस्थान की सड़कों के खड्डे मुक्त हो। इंटरेस्टिंगली प्रदीप भाई तो ये भी कह रहे हैं कि बड़ी बात तो ये है कि वसुंधरा राजे पहले मिली। प्रदीप भाई तो ये भी कह रहे हैं ना राजस्थान। हाँ, मैं अभी इसमें भी आ रहा हूँ, आपकी इसमें जा। देखिए, राजस्थान की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मिली है। इसमें अतिशोक्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिलता है। अब आप ये मान के चलेंगे माननीय सचिन पायलट जाकर मिलते तो निश्चित रूप से आती क्या हो सकती थी जो पूर्व में होती रही है। वो क्या किया है, कयास ये है कि वसुंधरा राजे मिली तो अभी जो पद खाली हैं शायद उस तरफ उनको सरकाने की कोशिश तो नहीं हो रही है, और उसी में सीएम भजनलाल का भी ओके ले लिया गया है कि आपके ये बंदे मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल कर लिए जाएंगे। ये सारी बातें लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। इसीलिए उनका दिल्ली दौरा मनरेगा के पैसे या अन्य योजनाओं पर ज्यादा फोकस हो ही नहीं पाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी रीति और नीति को फर्क नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है कि आधी रात को माननीय शिवचरण महापुर जी इस्तीफा दे और माननीय देवपुरा जी 4 मिलकर मुख्यमंत्री बन जाए। ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए भारतीय जनता पार्टी है क्योंकि इसमें जो सामान्य कार्यकर्ता है वह अपने शीर्ष पद को प्राप्त कर सकता है। उसी भजनलाल शर्मा अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की लंबी फहरिस्त रही है और कांग्रेस ने रहा है कि सुखाड़ी जी मुख्यमंत्री बदले और कभी बदल करके आप रात को शिवचरण जी बना दे और फिर उसके बाद बदल के जोशी जी को बना दे, जोशी को बदल बेनार पाड़े जो बना दे, पाड़े जो बदल के कभी फिर जोशी जी बना दे और फिर वहां फिर आप रात को बनाए और रात को देवपुरा मुख्यमंत्री बना दे। पता नहीं कहां से। अब एक बात बताइए, जब अशोक गहलोत एक होटल के अंदर थे और आपका ये कहना था कि यहां से कैसे सरकार चल सकती है, एक सीएम बार बार दिल्ली में रहे तो वहां से रहते रहते सरकार चल सकती है? जी, आपका प्रश्न मुझे सुना नहीं। मैं ये कह रहा हूं, अशोक गहलोत से आपको ये शिकायत थी कि वो लंबे समय तक होटल में रहे और होटलों से सरकार नहीं चलती। मैं ये कह रहा हूं कि बार बार सीएम दिल्ली जा रहे हैं तो क्या उनके बार बार दिल्ली रहने से राजस्थान की हालत संभल सकती है? देखिए, आपने बेसिकली दो चीजों फर्क है। आपने जिस प्रकार से माननीय गहलोत जी होटल में बैठकर अपनी सत्ता के संघर्ष को बचाने का प्रयास करते हैं वह, और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर राजस्थान के विकास की बात करें, राजस्थान के पैसा वाली बात करें, राजस्थान के अंदर किस प्रकार से राजस्थान का विकास डेवलपमेंट हो सके, इस विषय पर चर्चा करें। दोनों बड़ा फर्क है। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात को, लेकिन इसीलिए इंटरेस्टिंगली प्रदीप चतुर्वेदी जी एक बात तो कह दूं, उसके बाद आप प्रदीप जी इसकी ले लेना, शॉर्ट में बोल। राजस्थान के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी दिल्ली प्रधानमंत्री मिलती है और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी मिलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नाम की घोषणा करती है, उसके बाद राजस्थान की सड़क पर कोई आदमी मुगली संघर्ष आपने देखो तो बता दीजिए जो कांग्रेस इस समय हुआ। ठीक है लक्ष्मीकांत भाई, मैं आपको रोक रहा हूं। प्रदीप भाई, मैं देखिए मैं समझ रहा हूं बंद कमरों में क्या होता है और सियासत किस तरह की जाती है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप बताइए। हाँ लक्ष्मीकांत भाई, अब मैं आपको रोक रहा हूं। प्रदीप भाई, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, ठीक है प्रधानमंत्री मोदी से अकेले में मुलाकात हुई, उसके अलावा तो जितने भी केंद्रीय मंत्रियों से मिले उसमें तो अधिकारी भी बैठे हुए हमें नजर आए। अब अधिकारियों के बीच में तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी या सियासत की बात नहीं हो रही होगी, जो भी बात हो रही होगी वो डेवलपमेंटल इशू पे ही हो रही होगी। तो क्या कांग्रेस जबरदस्ती कोई एंगल खोजना चाह रही है, ये जानते हुए भी कि जाट राजनीति तो कांग्रेस की हरियाणा में भी खत्म हुई? प्रदीप भाई, किनसे सवाल है ये? आपसे। क्या सवाल है? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे शिवराज सिंह चौहान से मिले, बहुत सारे अधिकारी मौजूद थे, अन्य मंत्रियों से मिले, अधिकारी मौजूद थे, तो उनके बीच में पॉलिटिकल इश्यूज तो डिस्कस होगा नहीं, ये तो क्लियर कट बात है। तो क्या कांग्रेस जबरदस्ती कुछ उसमें से खोजने की कोशिश कर रही है?
सवाल ये है कि वसुंधरा राजे से प्रधानमंत्री का मिलना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके हटने के बाद से उनसे मुलाकात का समय वो नहीं दे रहे थे उनको, लेकिन धनखड़ के इस्तीफे के बाद, उपराष्ट्रपति इस्तीफे के बाद उनसे मुलाकात करना बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। नहीं, लेकिन वसुंधरा राजे ने उनसे मिलने का समय मांगा हो, ऐसी भी कोई खबर नहीं है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद ऐसे क्या कारण बने कि वसुंधरा से उनकी मुलाकात हो रही है? पर वसुंधरा ने उनसे मिलने का कभी समय मांगा हो, ये तो कहीं नहीं है। 7 बच्चों की जो डेथ हुई वो राष्ट्रीय समाचार बना, राष्ट्रीय मुद्दा बना। उसके बाद जो उनकी अक्षमता सामने आई, उसकी बात करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल दिल्ली क्यों पहुंचे? उनको बुलाया नहीं गया, बल्कि वसुंधरा के मिलने के बाद वो तुरंत दिल्ली पहुंचे। तो सवाल इस बात का है कि इस समय प्रधानमंत्री का वसुंधरा से मिलना और उसके तुरंत बाद भजनलाल जी का दिल्ली पहुंचना इस बात को इंगित करता है कि सरकारी मसला नहीं बल्कि राजनीतिक मसला है। और विशेषकर चूंकि वसुंधरा जाटों के घर में शादी हुई है, इसलिए जाटों के मसले को लेकर और धनखड़ के इस्तीफे के बाद जाट राजनीति को संभालने की कोई बात हो रही है, और इसमें शायद कोई बड़ा निर्णय लेने की बात हो सकती है। लेकिन प्रदीप भाई, आप खुद भी तो शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये शंका इसीलिए खड़ी हुई है। आप खुद भी तो शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। मुद्दा राजनीतिक है प्रदीप भाई, आप भी तो शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मतलब आप उस सिनेरियो को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई प्रूफ तो है नहीं हूँ। सवाल यह है कि वसुंधरा से मिलने का ऐसे समय में प्रधानमंत्री का मिलना निश्चित तौर पर राजनीतिक घटना है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आप न माने, मैं राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए मेरा कहना है कि वसुंधरा से ऐसे समय में मिलना निश्चित तौर पर नेतृत्व के सवाल पर कोई प्रश्न चिन्ह है। तो कुछ ही दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी के दिमाग में है। अन्यथा वसुंधरा से नहीं मिल रहे हैं। जब से भजनलाल बने हैं मुख्यमंत्री, तब से वसुंधरा से उनका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, ठीक है प्रदीप भाई, आपकी बात आ गई। मैं अब क्लोजिंग कमेंट के लिए विपिन भारद्वाज के पास जा रहा हूं। विपिन, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह के प्रदेश के हालात हैं, जिस तरह की जरूरतें हैं और जिस तरह हम आंकड़ों पर स्टैंड कर रहे हैं, हमें सिर्फ बूस्ट की जरूरत नहीं है, हमें बोनविटा की भी ज़रूरत है, हमें शंखपुष्पी की भी ज़रूरत है, कैल्शियम की गोलियों की भी ज़रूरत है। क्या ये उस कड़ी में है? जी देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, हमको बोनविटा की भी ज़रूरत है और शंखपुष्पी की भी ज़रूरत है, और उस दिशा में काम भी हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि सम्मानीय कांग्रेस के प्रवक्ता जो प्रदीप चतुर्वेदी जी इस डिबेट को किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, धनखड़ जी की जब बात है ना, धनखड़ जी जो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर थे CR पाटिल साहब, उनसे क्लोजली मीटिंग करते हुए इसको मॉनिटर कर रहे थे, इसको यमुना जल समझौते को। यमुना जल समझौता 1994 में एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद से आज तक किसी भी सरकारों ने उस पर काम नहीं किया, और तब से 1994 से लेके आज तक लगभग 30 साल हो गए, राजस्थान को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज पे वाटर ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। लेकिन अभी फरवरी 2025 में राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में MOU साइन हुआ है, और वहां से ठीक है अंडरग्राउंड हथनीकुंड बैराज से अंडरग्राउंड। इस पर तो मेरी भी आपत्ति है। हरियाणा ने ये क्लियर कर दिया कि पानी अतिरिक्त होगा तो ही देंगे, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि भाई आप हमें भीख दे रहे हो कि हक दे रहे हो। खैर, सिर्फ बात हरियाणा यमुना जल समझौते की नहीं, ERCP की अगर आप बात करो तो वहां पर भी चंबल नदी पे एक्वाडक्ट बन चुके हैं, ठीक है। 70 पिलर होंगे, 2 किलोमीटर से ज्यादा इसकी लंबाई होगी, तो काम चल रहा है परफेक्टली, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी तक तो। और जो बोनविटा और शंखपुष्पी की जरूरत है, बोनविटा तो दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, शंखपुष्पी आएगी हमारे जो निवेशक होते हैं, उद्योगपति होते हैं। तो वहां से जो आपने बोला, दोनों चीज़ों की दिशा में अभी तक राजस्थान आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा, इसे सियासी पहलू से देखा जाए, विपक्ष उसके पीछे तर्क दे रहा है, और सत्ता पक्ष का कहना है कि भाई जो चीज़ें हमें चाहिए या प्रदेश को चाहिए वो लेकर आ रहे हैं ना, तो फिर इसमें सियासत कहाँ है? अभी तक की फिल्म यही है। पर सियासत, जैसा कि एक बड़ी शख्सियत है वो कहते हैं कि दिखाने की कुछ और होती है और छिपाने की कुछ और है। छिपाया क्या जा रहा है ये समझने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जो दिखाया गया वो काफ़ी अच्छा है, तो वो परमानेंट क्यों ना रहे, इस पर डिबेट की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।